स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ कंडीशंस में अगर चेंज की जाए और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, उसको और हम डिस्टर्ब करें किसी कंडीशन में चेंज करके, तो फिर रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो कौन सी कंडीशंस हैं जो चेंज की जा सकती हैं, पहले हम वो देख लेते हैं कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और हम उनको किन कंडीशंस के ज़रिए डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उसमें पहले तो है कंसंट्रेशंस, कि अगर हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को चेंज करें तो रिएक्शन जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस सूरत में रिएक्शन ने फिर किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है उसका अंदाज़ा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत से, और आगे हम अभी एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं उसको सामने रखते हुए अंदाज़ा लगाएंगे। तो हम फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो जिनके ज़रिए किसी केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब किया जा सकता है। पहली कंडीशन है कंसंट्रेशन, दूसरी कंडीशन है प्रेशर या वॉल्यूम। देखें, प्रेशर और वॉल्यूम ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब भी प्रेशर में चेंज आती है उसके नतीजे में वॉल्यूम चेंज होता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर को चेंज करें या वॉल्यूम चेंज करें, बात एक ही है। यानी प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम में भी लाजमी चेंज आएगी। तो प्रेशर को चेंज किया समझें वॉल्यूम को चेंज किया, और उसके नतीजे में रिएक्शन ने किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। और तीसरी चीज़ है टेम्परेचर, कि अगर हम किसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन को टेम्परेचर के ज़रिए डिस्टर्ब करें, टेम्परेचर इंक्रीज़ करके या टेम्परेचर डिक्रीज़ करके, उस सूरत में रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो इन कंडीशंस के इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को सामने रखते हुए एक साइंटिस्ट था ली शैटलियर, उसने एक कानून बनाया जिसको ली शैटलियर प्रिंसिपल कहा जाता है। यानी इन कंडीशन में चेंज को एक्सप्लेन करता है ली शैटलियर प्रिंसिपल के कंडीशंस चेंज की जाएं, कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर चेंज किया जाए तो रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में से या रिवर्स डायरेक्शन में से किस डायरेक्शन पे में शिफ्ट होगा। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल की क्या स्टेटमेंट है ये हम देख लेते हैं। इफ़ रिएक्शन ली शैटलियर प्रिंसिपल ये स्टेट करता है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ़ एन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन सच अ वे एज टू रिड्यूस द स्ट्रेस। यानी एक रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर पहुंचा हुआ है और हम उसमें कोई चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। और छेड़छाड़ कैसे की जा सकती है, इन कंडीशंस के ज़रिए। इन कंडीशंस के ज़रिए हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को। तो रिएक्शन क्या कोशिश करता है, रिएक्शन कोशिश करता है कि उस स्ट्रेस का असर कम से कम ज़ाहिर हो, उस चेंज का असर कम से कम ज़ाहिर हो। अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज की है तो जिस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन चेंज की है उसकी जितनी कंसंट्रेशन चेंज की है उससे कम कंसंट्रेशन ज़ाहिर करने की कोशिश करेगा। अगर आपने प्रेशर चेंज किया है तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिस चीज़ के भी जिधर भी चेंज आई है उस चेंज को रिएक्शन कोशिश करेगा कि मिनिमम मिकदार में ज़ाहिर करे, मिनिमम क्वांटिटी में ज़ाहिर करे, और जितना प्रेशर ऑलरेडी था या जितना वॉल्यूम ऑलरेडी था उतना ही उसके नज़दीक तरीन वॉल्यूम रहे जब रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम पे पहुँचे। तो यूँ समझें कि कंसंट्रेशन में चेंज से इक्विलिब्रियम फौरी तौर पर तो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है ताकि वो पहले वाली कंडीशन है उसके करीब तर की दोबारा कंडीशंस को, उससे पहले की जो हालत थी उसी हालत को अचीव कर सके। तो ली शैटलियर की इस स्टेटमेंट का हम मज़ीद ज़रा आसान अल्फाज में केमिकल रिएक्शन के लिए इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम कंसंट्रेशन, प्रेशर या वॉल्यूम उनमें से किसी एक या टेम्परेचर के ज़रिए चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होता है कि वो उस चेंज के असर को कम से कम कर दे, उस असर को ज़ायल करे, उस असर को ख़त्म करे
जो असर उस चेंज इन कंडीशन की वजह से रिएक्शन पे पड़ा है। अब इसकी बुनियाद पर हम देख सकते हैं इन तमाम कंडीशंस के इफ़ेक्ट को बारी बारी हम एक्सप्लेन करेंगे और ली शैटियर प्रिंसिपल की बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें से अगर कंसंट्रेशन को चेंज किया जाए तो रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। इसके लिए हम एक ऐसा रिएक्शन ले लेते हैं जस्ट सिंपल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब देखिए हमने इसको ये एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो हमने इसको डिस्टर्ब करना है कैसे, कंसंट्रेशन के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पर हम इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कैसे डिस्टर्ब किया जा सकता है कि हम ये जो रिएक्टेंट साइड है इनमें कोई चीज़ ऐड कर दें, रिएक्टेंट में मज़ीद इजाफा कर दें, जो भी रिएक्टेंट है उसमें हम कुछ मज़ीद रिएक्टेंट ऐड कर दें। तो क्या चेंज आ सकती है कि हमने रिएक्टेंट में कोई चीज़ ऐड कर दी। अब जाहिर है सपोज़ रिएक्टेंट्स की पहली क्वांटिटी थी जब इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन था तो ये 10 मोल थी और हमने इसमें 5 मोल और ऐड कर दिए, रिएक्टेंट ऐड किए तो 5 मोल और ऐड किए। अब टोटल रिएक्टेंट की क्वांटिटी हो जानी चाहिए 15 मोल, 10 पहले थे, 5 और ऐड कर दिए तो 15 मोल हो जाने चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू ली शैटियर प्रिंसिपल हमने चूँकि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब किया है, यानी 10 मोल की क्वांटिटी को डिस्टर्ब किया है, तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगा कि ये 15 मोल ज़ाहिर ना हो, बल्कि जितना कम से कम वो जितना कम से कम किया जा सकता है वो कम से कम इजाफा ज़ाहिर हो। तो इजाफा तो हो रहा है 5 मोल का, लेकिन रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड करेगा कि ये 5 मोल की बजाय जितना कम ज़ाहिर हो सके उतना कम ज़ाहिर हो। तो इसकी वजह से रिएक्शन जो पहले रुक चुका था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच चुका था, अब एडिशन ऑफ रिएक्टेंट की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना शुरू कर देगा। तो कुछ देर के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जब तक कि दोबारा से इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। तो इस तरह एडिशन ऑफ रिएक्टेंट से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो अगर आप किसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को इस तरह से डिस्टर्ब करते हैं कि रिएक्टेंट में कोई चीज़ ऐड करते हैं, रिजल्टेंट के तौर पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। सिमिलर चेंज उस वक्त आएगी अगर आप प्रोडक्ट में से कोई चीज़ रिमूव कर देते हैं। अब देखें प्रोडक्ट सपोज 15 मोल थी, आपने इसमें से कुछ 5 मोल रिमूव कर दिए, तो रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी और प्रोडक्ट की अमाउंट में कमी कितनी आएगी, 5 मोल की। रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड करेगा कि ये जो कमी आई है ये कम से कम ज़ाहिर हो। इसकी वजह से फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो इस सूरत में भी कि अगर रिएक्टेंट ऐड किए जाएं या उस सूरत में भी कि अगर प्रोडक्ट रिमूव किए जाएं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा ताकि ली शैटियर प्रिंसिपल को ओबे कर सके। अब यहाँ पर मैंने जैसे एग्जांपल ली क्वांटिटीज़ की कि फ़र्ज़ करें इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये 10 मोल था और प्रोडक्ट की क्वांटिटी 15 मोल थी, तो टोटल क्वांटिटी इनकी 25 मोल बन जाती है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, 15 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज पर कंसंट्रेशन की रेशो जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। तो 15 डिवाइडेड बाय 10 यानी ये आ जाएगा 1.5। अब जब हमने 5 मोल रिएक्टेंट ऐड किए तो यहाँ पर 15 मोल हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट कितनी थी उस वक्त, 15 मोल, तो 15 बाई 15 ये तो 1 हो गया। तो रिएक्शन ने क्या कोशिश करनी है कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हर सूरत में वही वैल्यू देगा। तो इसका मतलब है अब जब हमने रिएक्टेंट इसमें 5 मोल्स ऐड किए हैं तो रिएक्शन उस वक्त तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता रहेगा और प्रोडक्ट की अमाउंट को उस वक्त तक इंक्रीज़ करता रहेगा जब तक कि वही रेशो दोबारा सेट ना हो जाए। तो अगर हमने 5 मोल ऐड किए हैं तो सपोज यहाँ से 3 मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और 2 मोल्स रिएक्टेंट में रह जाते हैं। तो रिएक्टेंट के अब कितने मोल्स हो जाएंगे, 10 + 2 12 मोल, और प्रोडक्ट के कितने मोल्स हो जाएंगे, 15 + 3 18 मोल। अब 18 डिवाइडेड बाय 12 ये अगेन 1.5 आ जाएगा। तो ये रेशो बरकरार रहती है। तो इस वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को अचीव करने के लिए
रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन की सूरत में इस तरह से प्रोसीड करता है जैसे कि ली शैटलियर प्रिंसिपल ने कहा कि वो उस चेंज को कम से कम ज़ाहिर करने की कोशिश करेगा। इसी तरह दूसरी सूरत ये हो सकती है कि प्रोडक्ट में, अभी आपने यहाँ पर रिमूव करने का असर देखा, अगर प्रोडक्ट में कोई चीज़ ऐड कर दी जाए, अब जाहिर है प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज करेगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से, तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा ताकि ये प्रोडक्ट में जो इजाफा हुआ है वो कम से कम जाहिर हो, और इस तरह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट की कुछ अमाउंट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर इक्विलिब्रियम पर पहुंचते हुए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो दोबारा पहले वाली वैल्यू पर आ जाएगी। यही चेंज उस वक्त आती है जब रिएक्टेंट में से कोई चीज़ रिमूव करते हैं, यानी प्रोडक्ट में कोई चीज़ ऐड करें या रिएक्टेंट में से कोई चीज़ रिमूव करें, दोनों सूरतों में रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो अगर रिएक्टेंट में से आपने कोई चीज़ रिमूव की तो इसका मतलब है रिएक्टेंट में कमी आएगी, और जितनी कमी आपने की है रिएक्शन कोशिश करेगा उससे कम जाहिर करे, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और यूँ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करके दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, और इस सूरत में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कुछ कमी आ जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में रिएक्शन के अंदर से कुछ इजाफा हो जाएगा और यूँ पहले वाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अचीव हो जाएगी। ये है ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक कंसंट्रेशन में अगर चेंज की जाए तो उससे रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि रिएक्टेंट में एडिशन करें, प्रोडक्ट में से रिमूवल करें, उस दोनों सूरतों में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट में एडिशन करें, रिएक्टेंट से रिमूवल करें, दोनों सूरतों में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। दूसरी कंडीशन है प्रेशर या वॉल्यूम की, कि इसके ज़रिए हम किसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम ये देखें कि अगर हम प्रेशर चेंज करें या वॉल्यूम चेंज करें उससे रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक हमें ये देखना है कि प्रेशर में चेंज या वॉल्यूम में चेंज किस वक्त अफेक्ट करती है किसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन को। तो इसके लिए 2 कंडीशंस हैं, यानी कोई रिएक्शन उस वक्त तक प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज का असर नहीं लेगा जब तक वो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा होगा। वो कौन सी कंडीशंस हैं? पहली ये कि तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैस फेज में होने चाहिए, यानी अगर रिएक्शन लिक्विड फेज में है, अगर कोई एक रिएक्टेंट या सारे रिएक्टेंट लिक्विड या सॉलिड स्टेट में है, तो चूँकि सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर की चेंज का इफ़ेक्ट नहीं होता, इस वजह से क्योंकि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स दे आर इनकम्प्रेसिबल, तो इस वजह से रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स अगर गैस फेज में नहीं है तो प्रेशर में चेंज का कोई असर नहीं होगा उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, और उसकी वजह से रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये ज़रूरी है कि अगर प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करना है उसके लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सारे के सारे गैसियस स्टेट में हों। सेकंड कंडीशन जो कि प्रेशर के इफेक्ट के लिए ज़रूरी है कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिफरेंट होने चाहिए, दोनों में फ़र्क होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट, पहली कंडीशन पूरी हो भी रही है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में ही है, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल हैं फिर भी प्रेशर का चेंज का या वॉल्यूम की चेंज का रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई असर नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शन की एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अमल से अमोनिया बनती है। इसको यहाँ पर हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ज़रिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के ज़रिए रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और इनके साथ G लिखा हुआ ब्रैकेट में, ये गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो इसका मतलब है कि ये 2 रिएक्टेंट्स उन कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं जो कि प्रेशर के इफेक्ट के लिए ज़रूरी है। इसके साथ प्रोडक्ट बन रही है अमोनिया, इसके साथ भी G लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे सब्सटेंसेस गैसियस स्टेट में है और पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। उसके बाद आप देखें कि इसके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे कितने और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, जबकि प्रोडक्ट साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड
प्रोडक्ट्स मस्ट बी डिफरेंट, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन पर अगर हम प्रेशर को चेंज करें तो रिएक्शन डिस्टर्ब होगा। किस तरह से डिस्टर्ब होगा? अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल। तो इस रिएक्शन पे ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए तो उसका क्या असर जाहिर होगा? एन इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम। जाहिर है प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसके नतीजे में वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम को डिक्रीज कर दें या प्रेशर को इंक्रीज कर दें इस किस्म के रिएक्शन के लिए, तो विल रिजल्ट इन शिफ्टिंग ऑफ द रिएक्शन टूवर्ड्स अ लेसर नंबर ऑफ मोल्स। यानी इंक्रीज इन प्रेशर के नतीजे में रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि रिएक्टेंट साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बल्कि हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ कम है। जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है उसी डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल किस साइड पे कम है? अमोनिया वाली साइड पे, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं और रिएक्टेंट वाली साइड पे 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? अमोनिया की साइड पर, यानी अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब यूँ देखें कि एक रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पर पहुंचा हुआ था उसमें जितनी अमोनिया प्रोड्यूस होनी थी वो हो चुकी थी, लेकिन आपने उस रिएक्शन को डिस्टर्ब कर दिया। अब आपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐड या रिमूव नहीं किए, बल्कि आपने प्रेशर को चेंज किया। और प्रेशर को किस तरह से चेंज किया? कि प्रेशर को इंक्रीज़ किया। तो उसके नतीजे में जो पहले अमोनिया जितनी बनी हुई थी उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट्स द रिएक्शन टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर लेसर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड है अमोनिया वाली साइड। तो इसका अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो ज़ाहिर है इसके उलट असर आएगा। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स को मद्देनज़र रख के डायरेक्शन का तयन करना है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन प्रेशर का या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन वॉल्यूम का। तो ये होगा ली शैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन ऑन अ चेंज इन प्रेशर ऑफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। थर्ड हमारे पास कंडीशन है चेंज इन टेम्परेचर की, कि अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तब रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, अगर हम ली शैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करें तो एक ऐसा रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक हो वो कूलिंग अप्लाई करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। अब ज़रा देखें, ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि जब आप किसी केमिकल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पे है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं किसी भी कंडीशन में चेंज के ज़रिए, तो वो उस चेंज को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें हीट इवॉल्व होती है। यूँ समझें कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके नतीजे में जब रिएक्शन होता है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा होता है। आप क्या कर रहे हैं? आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं कूलिंग, तो आप उसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है रिएक्शन ने क्या कोशिश करनी है कि डिक्रीज़ इन टेम्परेचर को कम से कम ज़ाहिर करे। और वो किस तरह से ज़ाहिर कर सकता है? कि मज़ीद हीट खुद से प्रोड्यूस करे रिएक्शन। और वो कैसे हीट प्रोड्यूस होगी? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो हीट इवॉल्व होती है। तो आप असल में अप्लाई कर रहे हैं कूलिंग, आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं और रिएक्शन कोशिश करेगा टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की, ताकि डिक्रीज़ इन टेम्परेचर का असर कम से कम ज़ाहिर हो। तो इस तरह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। इसी के अगर उलट हो जाए कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आप उसको हीट करना शुरू कर दें, तो हीट करने के नतीजे में चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप उसको हीट करें तो इसका मतलब आपने और इजाफा करना शुरू कर दिया टेम्परेचर का। अब रिएक्शन क्या करेगा? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना शुरू कर देगा। हीट करने पर आपने खुद से कंडीशन को चेंज किया हीट करने के लिए, लेकिन टेम्परेचर में इजाफा करने के लिए, लेकिन रिएक्शन क्या कोशिश करेगा कि उस टेम्परेचर में इजाफे को कम से कम ज़ाहिर करे और इस तरह प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में एंडोथर्मिक हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप उसको हीट कर रहे हैं तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होकर हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इस तरह जो टेम्परेचर में इजाफा हीट अप्लाई करने पर होना चाहिए उतना इजाफा नहीं ज़ाहिर होगा, बल्कि कम से कम इजाफा ज़ाहिर होगा। सिमिलरली अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है,
तो यानी ये एब्जॉर्ब कब होगी, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, यानी जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है तो उसमें टेम्परेचर फॉल कर रहा है। अगर आप ऐसे रिएक्शन को हीट करना शुरू कर देते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। अब देखें, आपने रिएक्शन क्या कर रहा था, रिएक्शन टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा था। आपने क्या किया, आपने हीटिंग की और आपने हीट अप्लाई की, आपने टेम्परेचर में इजाफा करने की कोशिश की। तो रिएक्शन ने क्या कोशिश करनी है, इस टेम्परेचर में इजाफे को कम से कम जाहिर करे। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करके यानी उस हीट को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करके कम से कम टेम्परेचर में इजाफा जाहिर होने देगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हीटिंग अप्लाई करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है अगर आप उसको कूलिंग अप्लाई कर देते हैं, और कूलिंग अप्लाई करने की वजह से समझे कि रिएक्शन पहले ही टेम्परेचर रिएक्शन के नतीजे में पहले ही टेम्परेचर फॉल कर रहा था, आपने उसको मज़ीद ठंडा करना शुरू कर दिया। तो रिएक्शन ने क्या कोशिश करनी है कि ये इतनी ठंडक जाहिर ना हो, इतना टेम्परेचर का फॉल जाहिर ना हो। इस वजह से वो रिएक्शन जो एंडोथर्मिक है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब आपने भी कूलिंग करना शुरू कर दी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, और वहाँ पर टेम्परेचर में कुछ इंक्रीज़ आएगी। तो जो डिक्रीज टेम्परेचर में आप कर रहे हैं उससे कम डिक्रीज इन टेम्परेचर जाहिर होगी। इसके लिए अब यहाँ पर मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन कूलिंग। अब आप किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी दिए हुए रिएक्शन के लिए इसको, इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप याद रखें कि आप ये देख लें कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। वो कैसे ज़ाहिर होगा, वो उसके डेल्टा एच की वैल्यू से पता चल जाएगा। अगर डेल्टा एच की वैल्यू उस रिएक्शन की नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक होगा, और पॉजिटिव है तो वो एंडोथर्मिक होगा। तो उस रिएक्शन की नेचर को देखते हुए कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, आपने ये देखना है कि आपने उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस स्टेटमेंट में आप कोई सी दो चेंजेस कर दें। जैसे एक्सोथर्मिक को चेंज किया, फ़र्ज़ किया इसको एंडोथर्मिक कर दिया, तो इधर से आपको एक चेंज कम अज़ कम और करनी पड़ेगी। यानी फॉरवर्ड है तो उसको रिवर्स डायरेक्शन करना पड़ेगा, और बाकी आप ऐसे ही रहने देंगे। तो आप कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन ऑन कूलिंग। या आप फॉरवर्ड को चेंज नहीं करना चाहते और यहाँ पर आप चेंज कर देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो फॉरवर्ड को वैसे ही रखते हुए आप कूलिंग को चेंज कर दें, और आप यहाँ पर लिखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन हीटिंग। एंडोथर्मिक रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट बनाई है, ये वाली थर्ड स्टेटमेंट, ये इसी तरीके से बनाई। यानी यहाँ पर एक्सोथर्मिक की बजाय एंडोथर्मिक कर दिया, फॉरवर्ड को फॉरवर्ड ही रहने दिया, तो कूलिंग को हीटिंग कर दिया। कोई सी इस सेंटेंस में कोई सी दो चेंजेस बैक वक्त करनी पड़ेंगी तो यह सेंटेंस दुरुस्त रहेगा। और कौन सी दो चेंजेस, जो कलर्ड वर्ड्स हैं इनमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। इनमें से कोई सी दो वर्ड्स आप चेंज कर देते हैं तो समझ लें कि वो सेंटेंस दुरुस्त होगा ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक। जैसे कि यहाँ पर हमने एक्सोथर्मिक को वही रहने दिया, इसमें कोई चेंज नहीं की, तो यहाँ पर दोनों चेंज करने पड़ेंगे, फॉरवर्ड को रिवर्स करना पड़ेगा और कूलिंग को हीटिंग करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक एक दुरुस्त सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमने इधर चेंज कर दी है, एक्सोथर्मिक की बजाय एंडोथर्मिक कर दिया। अब इसके मुकाबले में हमें एक वर्ड कम अज़ कम और चेंज करना पड़ेगा, या फॉरवर्ड को रिवर्स करना पड़ेगा या कूलिंग को हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड ऐसे ही रहने दिया है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर हमने हीटिंग को लाजमी चेंज किया, और इस तरह ये सेंटेंस दुरुस्त हो गया ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक। यहाँ पर हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी इसको चेंज कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको चेंज नहीं करते, कूलिंग को वैसे ही रहने देते हैं, तो फिर हमें फॉरवर्ड को रिवर्स करना पड़ेगा। तो चूंकि ये चेंज हुआ है तो दूसरा वर्ड ये वाला चेंज हो गया और ये वर्ड वही रह गया। तो तीन में से एक वर्ड वैसे ही रहने देना है, ये जो कलर्ड वर्ड्स किए हैं मैंने,
तीन में से एक वैसे ही रहने देना है अगले सेंटेंस में और दो को आपने चेंज कर देना है एडवर्स में। तो इस तरह ली शैटलियर प्रिंसिपल की सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ये एक हिंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम ज़रा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है अमोनिया की फॉर्मेशन की, जो हमने अभी देखा। पहले तो हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए देखा था, अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए इसमें क्या चेंज आएगी। तो जब हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है तो साथ में हमें डेल्टा एच की वैल्यू को देखना होगा, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अब ये रिएक्शन इसकी डेल्टा एच की वैल्यू ज़ाहिर कर रही है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो इसका मतलब अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर के ज़रिए अमोनिया की यील्ड बढ़ाना चाहते हैं, इससे पहले आपने देखा कि अगर आपने प्रेशर के ज़रिए अमोनिया की यील्ड बढ़ानी थी तो आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि इंक्रीज़ इन प्रेशर से रिएक्शन लोअर नंबर ऑफ मोल वाली साइड पर शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह अब अगर आप टेम्परेचर के ज़रिए अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अभी हमने देखा पिछले में कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप प्रोसीड करेंगे तो ज़ाहिर है अमोनिया की यील्ड बढ़ेगी। तो कैसे करनी होगी, कूलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आप अमोनिया की यील्ड बढ़ाना चाहते हैं तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हुए या कूलिंग अप्लाई करते हुए अमोनिया की यील्ड को बढ़ाया जा सकता है इस रिएक्शन में। तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विल बी इंक्रीज, ये ऑफ है, ऑफ कर दीजिएगा इसको। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विल बी इंक्रीज्ड ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल। इसी तरह की एक और एग्जांपल है जिसमें डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। इसमें आप देखें कि नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पे 2 हैं, रिएक्टेंट साइड पे 1 है। तो अगर फ़र्ज़ करें, अभी टेम्परेचर को छोड़ें, प्रेशर का इफेक्ट देखें, तो हम चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की यील्ड को इंक्रीज़ करें बाय चेंजिंग प्रेशर। तो क्या करना होगा, क्योंकि इंक्रीज़ इन प्रेशर रिएक्शन को शिफ्ट करेगी टुवर्ड लेसर नंबर ऑफ मोल्स, यानी रिएक्टेंट साइड पे शिफ्ट करेगी। तो यहाँ पर अगर आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की यील्ड को इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम इंक्रीज़ करना पड़ेगा या प्रेशर डिक्रीज़ करना पड़ेगा। उस सूरत में ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की यील्ड बढ़ जाएगी, अमाउंट बढ़ जाएगी। जो रिएक्शन पहले इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका था और उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मज़ीद बनना बंद हो गई थी, अगर आप इसके ऊपर प्रेशर डिक्रीज़ कर देते हैं इस मिक्सचर का, तो उससे हमें मज़ीद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हासिल हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर अब हमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। तो ये रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू के लिहाज से हमें पता चल रहा है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर हमने प्रोडक्ट की अमाउंट को इंक्रीज़ करना है तो हम पहले देख लेते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो किस तरह से प्रोसीड करेगा। पीछे जाएँ दोबारा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन हीटिंग। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन को, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की यील्ड को हीट करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मज़ीद बनना शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पर भी प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल बी इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, यानी अप्लाइंग हीटिंग। अगर आप हीट अप्लाई कर देते हैं तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है किसी रिवर्सिबल रिएक्शन पे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो अगर आप किसी कैटलिस्ट को किसी रिएक्शन में ऐड करते हैं, कैटलिस्ट बेसिकली क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, यानी जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचना था ज़्यादा टाइम लेकर, वो कम टाइम लेकर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो कैटलिस्ट जस्ट हेल्प टू अचीव द इक्विलिब्रियम क्विकली, और उनका कोई काम नहीं है। इक्विलिब्रियम पर पहुंचाने का टाइम रिड्यूस करेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशंस है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो जब कंसंट्रेशन सेम रहेंगी तो इसका मतलब है उनकी रेशो भी सेम रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक कैटलिस्ट का एक Kc की वैल्यू पर भी कोई असर नहीं है।
तो कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, कंसंट्रेशन पे कोई असर नहीं करता, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर कैटलिस्ट का कोई असर नहीं होता। और अगर किसी रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पे है उसमें हम कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं, उससे ना तो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पर है पहले से ही, वो ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा ना बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, क्योंकि उसकी इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट पोजीशन कैटलिस्ट ऐड होने से डिस्टर्ब ही नहीं हो रही।